जब हम बेंजामिन नेतन्याहू को एज अ फिगर देखते हैं तो कई सारी राय बनती हैं। एक ये राय बनती है कि भाई क्या आइडियोलॉजी है। तो हम बैकग्राउंडर भी जानना चाहेंगे कि एज अ पर्सन इनकी क्या आइडियोलॉजी रही है जिस वजह से ये लिकुद के साथ मिलते हैं। फिर उसके बाद जाकर के आज जो एक्सपेंशन का या जो एक तरफ हमें नज़र आता है कि भाई एक इंसान वो मतलब हर किसी से बिना झिझके हुए लड़ने के लिए तैयार है। इनफैक्ट जो यूएस के अलाय हैं उनसे भी भिड़ने के लिए तैयार है ना। तो ये कहाँ से आ रहा है, इनकी अपनी पॉलिटिकल प्रेजेंस क्या है और क्या ये अभी लोगों को वहाँ लगने लगा है कि नहीं, क्योंकि इनका भी हम देख रहे हैं कि वोट बैंक कम हो रहा है, इनकी पॉपुलैरिटी गिर रही है। इसकी क्या सच्चाई है, तो ये सब बताइए। देखिए, नेतन्याहू साहब इजराइल के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। बिल्कुल। 1996 में ये पहली बार बनते हैं। 1996 में ये पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। उसके पहले ये फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके होते हैं। इनका जो कोर आइडियोलॉजिकल, बिल्कुल रिलीजियस आदमी नहीं है। उनको कभी आपने कीपा जो स्कल कैप होती है वो नहीं पहने हुए देखा होगा। एक भी नहीं देखा। जबकि रिलीजियस पार्टीज के चहेते बहुत हैं। सारी रिलीजियस पार्टीज का स्ट्रॉन्ग अलायंस उनके पास रहता है। उसकी वजह है इजराइल का जो मोटा मोटा राजनीतिक गलियारा है, उसमें 20% या 18% धार्मिक लोग हैं। अब धार्मिक लोगों के दो मतलब एक तरह से कहे चिंताएं हैं। एक तो उनको आर्मी में नहीं सर्व करना, उससे फिर उनका जूइश जो एवरीडे प्रैक्टिस है वो अफेक्ट होती है। जो वर्किंग जो फेथफुल जू है उसके लिए होता है कि साहब सिनेगॉग आप जाइए, आप तोरा पढ़िए, आप किताब पढ़ते हैं। अगर आपको आर्मी में जाना पड़े तो ये काम नहीं हो सकता। अच्छा। तो धर्म का निभा नहीं हो सकता। तो वो अक्सर नेतन्याहू के साथ इसलिए लगे रहते हैं कि नेतन्याहू ने उनको हमेशा इस बात से प्रोटेक्ट करके रखा। देखिए, इजराइल में कॉन्स्क्रिप्शन एक लॉ है। हर इजरायली को हाई स्कूल के बाद 3 साल के लिए मिलिट्री में सर्व करना होता है। एग्जेम्पशन मिलता है धार्मिक लोगों को, किस बिना पे कि आप धर्म का निभा कर रहे हैं। ये महिलाओं और बच्चों और दोनों के लिए है। अच्छा, महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए? दोनों के लिए। अच्छा। पर अगर आप फेथफुल प्रैक्टिसिंग रिलीजियस जू हैं और आप रोज सिनेगॉग जाते हैं, आप रोज तोरा पढ़ते हैं जो उनकी होली बुक है, हलाखा आप उस हिसाब से आपकी पूरी जिंदगी धार्मिक है, तो आपको एग्जेम्पशन दिया जाता है इससे। तो नेतन्याहू उनके लिए ये सबसे बड़ा सेफ गार्ड है। इसलिए अलायंस इस एग्रीमेंट पे टिका है। दूसरा, उनका एक जो राजनीतिक रूप है जो धार्मिक लोगों का होता है वो ये है कि उनकी जो लैंड इमेजिनेशन है वो 2 स्टेट सोल्यूशन वाली नहीं है। तो उनको ये लगता है कि वेस्ट बैंक इजराइल से कभी अलग ना हो। आपने एक सवाल पूछा था कि ओस्लो पीस प्रोसेस जब 1993 में इतनी बड़ी कामयाबी थी तो वो फेल कैसे हो गया? कैसे फेल हो गई? हाँ। उसके फेल होने की जो चोट है वो इजराइल के अंदर सबसे पहले होती है। 1995 में जिस इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने वो समझौता करने की पैरवी शुरू करी थी, इत्साक राबिन नाम था उनका, उनको गोली मार दी जाती है एक धार्मिक यहूदी के द्वारा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे। हाँ। तल-अवीव के शहर के बीचों बीच एक बड़ी सभा होती है, क्योंकि 2 साल तक 1993 में जब ये समझौते की मतलब हाथ मिलाप होता है, उस हाथ मिलाप के बाद इजराइल के भीतर में ये बड़ी बहस हो जाती है कि साहब अब तो वेस्ट बैंक दे दिया जाएगा, अब तो सेटलमेंट ख़त्म किए जाएंगे, अब तो धार्मिक लोगों को छोड़ना पड़ेगा सब कुछ। नेतन्याहू उसमें बड़ा हाथ लगाते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, ये तो मतलब अरबों से डर के समझौता हो रहा है। वो उग्रवाद की राजनीति करते हैं। तब तो बहुत यंग रहे होंगे। हाँ, वो नरमपंथी बिल्कुल नहीं थे और उनको राजनीति करनी थी। तो उन्होंने इस बात को बड़ा भुनाया कि साहब देखिए, इत्साक राबिन जो कर रहे हैं वो बड़े ही ओल्ड स्कूल सोशलिस्ट पार्टी के आदमी हैं और ये समझौता बड़ा देश के हित में नहीं है। तो बड़ा एक मोबिलाइजेशन होता है पीस प्रोसेस के खिलाफ। और फिर एक लड़का बहुत यंग लॉ स्टूडेंट होता है, वो निकल के आता है और राबिन साहब को सामने से गोली मार देता है। बहुत सारे रेफरेंसेस मुझे अपने आस इर्द गिर्द मतलब हम लोग के उसके लग रहे हैं, जैसे कि इनको गोली मार देना, मेरे को गांधी को गोली मार देना, नाथुराम गोडसे का और उस शख्स का गोली मारना एक जैसा है। वो धार्मिक और
नेशनलिस्ट कॉज के लिए मारी जाती है। तो होता क्या है, 1995 में राबिन मारे जाते हैं। एक तरह से इजराइल ने पीस प्रोसेस की सबसे बड़ी कीमत दी। ये जो अक्सर लोग कहते हैं ना कि साहब इजराइल 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए कुछ करता नहीं है या कभी किया नहीं है, ये बात थोड़ी कम सही है, क्योंकि अगर आप हकीकत देखें उस पीस प्रोसेस के लिए इजराइल के ही प्रधानमंत्री की जान जाती है। वो पीस प्रोसेस 2000 में जाके पूरा फेल हो जाता है। नहीं तो राबिन को जिसने मारा था उनके समर्थन वालों की बड़ी तादाद थी उस समय। बड़ी तादाद नहीं थी, बहुत छोटी तादाद थी। लेकिन उस तादाद में नेतन्याहू शामिल थे। उस तादाद में एक राजनीति शामिल थी। उस राजनीति में नेतन्याहू भी अपना फायदा देखते हैं कि भाई पीस प्रोसेस कॉम्प्रोमाइज पे ना हो। देखिए नेतन्याहू साहब का जो आपने पूछा ना कि राजनीतिक खांचा क्या है, वो है पीस थ्रू स्ट्रेंथ वाले आदमी। 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं कि कॉम्प्रोमाइज, रिकॉन्सिलिएशन, एक तरह का गिव एंड टेक जिसमें समझौते की राजनीति होती है, और एक तरह का होता है कि नहीं, हम एग्रेसिव होके दूसरे को हरा सकते हैं और फिर हम अपनी पीसफुल ज़िंदगी को पा सकते हैं। तो देखिए अतिवाद की ही वजह से तो हिंसा बढ़ती है ना, कि आप समझौता करने के लिए आप 2 स्टेट सॉल्यूशन पे आते हैं। हमास ने फ़िलिस्तीन के लोगों को उससे दूर किया और इजराइल की अंदरूनी राजनीति ने इजराइल की राजनीति को उससे दूर किया। अंदरूनी राजनीति जब आप कह रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि लिकुद पार्टी या फिर इनके साथ और भी पार्टी, बहुत सारी पार्टी। इजराइल बहुत ही मल्टी पार्टी सिस्टम है। मैं आज ही बताता हूँ, आज 120 में से 62 सीटें नेतन्याहू जी के पास है, पर उनका जो कॉलिशन है ना वो 12 पार्टी से चल रहा है। लिकुद के पास सिर्फ 31 सीटें हैं या 32 सीटें हैं। इजराइल हमेशा से कॉलिशन पॉलिटिक्स में रहा है। आज तक किसी एक पार्टी ने कभी मेजॉरिटी हासिल नहीं करी। डेविड बेंगुरियन के वक्त भी नहीं करी। छोटी पार्टीज होती हैं। कॉम्प्लेक्स है मामला, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। उससे होता ये है कि उससे आपकी हर तरह की कॉन्स्टिट्यूएंसी के हित सधते रहते हैं। इसीलिए नेतन्याहू बहुत जकड़े होते हैं कि साहब इस कोलिशन को भी बचा के रखना है, इन अतिवादियों को भी थोड़ा बहुत राजनीतिक मतलब छूट दे के इनको खेमे में रखना है। तो वो समझौते की राजनीति बहुत करते हैं, गिव एंड टेक वाली। मोटा नुकसान इजराइल का यो मत समझिए कि ओस्लो पीस प्रोसेस के फेल होने के बाद हमास आता है, और हमास 2 तरीके से आता है। एक तो वो विरोध करता है ओस्लो का कि भाई समझौता और शांति तो इजराइल के साथ कभी नहीं होगी, ठीक है। और दूसरा 2000 और 2004 के बीच में सुसाइड बॉम्बिंग होती है पहली बार इजराइल में। अच्छा, मैंने बताया ना, अराफात ने बड़ी राजनीतिक सूझबूझ रखी थी। उन्होंने कहा था कि नहीं, हम इजराइल के खिलाफ अब युद्ध त्यागते हैं, अब हम इजराइल के साथ राजनीतिक समझौता करेंगे, और समझौते की आधार होगा 2 स्टेट सॉल्यूशन। हमास आता है, कहता नहीं, ये बेकार की बात है, हमें लड़ना चाहिए और हम पूरा फिलिस्तीन लेंगे। तो इजराइल के अंदर भी पोजीशन हार्डन होती है हमास के आने के बाद कि देखिए अब तो इजराइल में कहा जाता है कि देयर इज नो पार्टनर फॉर पीस। ये भी कहाँ ही मान रहे हैं। हाँ, तो अब जो आप और हम देख रहे हैं ना, ये स्थिति 2005 के बाद सबसे बड़ी बदकिस्मती वाली बात है। पर 2005 के बाद से ये डाउनफॉल है, पीस प्रोसेस का डाउनफॉल है, इजराइल की अंदरूनी राजनीति में डाउनफॉल है कि वो कंट्री वॉर आफ्टर वॉर में ही व्यस्त है, क्योंकि इसके अलावा सिक्योर होने का कोई और तरीका नहीं है। किसी भी देश के पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए उसका शांति में रहना ज़रूरी है, और शांति पाने का एक ही उपाय है, वो है राजनीतिक हल। जब आप दूसरे के साथ किसी तरह की समझौता संधि कर लेते हैं, या आप कहते हैं कि साहब हम कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कर लेंगे, पर अब हमास जैसी ताकत या हमास जैसी हिंसा के खिलाफ आप पूरी तरह से तो कामयाब हर साल हर वक्त नहीं हो पाते हैं। तो इन्होंने हमास को मैनेज किया 20 साल, पर उन्होंने 2023 में मौका पा लिया। तो इजराइल की अंदरूनी स्थिति राजनीतिक तौर पे बहुत ही कहिए लचीली है इस समय, और वो उनकी, अब आपने कहा था कि फिर ये देश इकट्ठा कब होता है, तो देश इकट्ठा होता है जब देश पे संकट आता है। तो 2020 में बड़ा बटा था, 2022 में भी बड़ा बटा था, पर 2023 की लड़ाई में, हमास की लड़ाई में देश एकजुट हो गया। आप अभी देख लीजिए
ईरान के खिलाफ देश एकजुट है। ऐसा नहीं है कि ईरान के खिलाफ युद्ध की आलोचना नहीं है, आलोचना भरी पड़ी है इजराइल के अंदर। लोग अरेस्ट हो रहे हैं एंटी वॉर प्रोटेस्ट के लिए। इन दिनों लोग अरेस्ट किए जाते हैं कि आप ईरान के खिलाफ युद्ध का विरोध नहीं कर सकते। मतलब इजराइल में यहूदी लोग इस युद्ध का विरोध भी कर रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं, और उनका अरेस्ट हो रहा है। अरेस्ट हो रहा है। जैसे इजराइल में गाजा के बच्चों के लिए विरोध हो रहे थे, और ये यहूदी ही कर रहे थे, यहूदी कर रहे थे। और इनकी कितनी संख्या होगी? इसको हम मोटा मोटा पीस कैंप कहते हैं। ये वो लोग हैं जो युद्ध को हल नहीं मानते। वो ये मानते कि ये युद्ध जीत गया तो अगला फिर लड़ना पड़ेगा। शांति समझौते से ही आएगी, जिनको पीसवादी कहते हैं। हाँ, शांतिवादी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि उनकी संख्या थोड़ी बहुत है, बिल्कुल ही नगण्य है, या आज से 10 साल पहले वो स्थिति आधी आधी थी। आधी थी। हमास की लड़ाई के बाद, मतलब हमास ने जिस तरह से देश को डराया, और एंटीसेमिटिज्म जिस तरह से पूरे विश्व में अभी फैला हुआ है। एंटीसेमिटिज्म का मतलब जैसे ऑस्ट्रेलिया में अभी नरसंहार होता है कि यहूदियों को कोई भी मतलब जिल्लत सहनी पड़ सकती है, कोई भी उन पर हमला कर सकता है। तो एक इनसिक्योरिटी है, एक ऐसा लगता है कि दुनिया उनके खिलाफ हो सकती है या हो गई है। तो आज के वक्त में 30-35% लोग हैं इजराइल की राजनीति में और समाज में जो नियमित एक एंटी वॉर, एंटी यूज़ ऑफ फोर्स की हिमायत करते हैं। वो गाज़ा के बच्चों के लिए भी खड़े होते हैं, वो ईरान के युद्ध के खिलाफ भी खड़े हो रहे हैं, और वो आम तौर पे चाहते हैं कि उनका देश इस तरह का एग्रेसिव रिटेलिएटरी देश ना हो। ये इमेज उनको मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ठीक नहीं लगती, उनका ये कहना है कि ये देश की नियति नहीं हो सकती। इसको नेतन्याहू साहब ने बड़ा डिफेंड किया। साल भर पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा जो भाग्य है ना, भाई एक देश के नेता को चिंता होती है कि मत बदल रहा है। सही बात। जनमानस में सवाल उठ रहे हैं मेरी राजनीति को लेके, क्योंकि वोट लेने तो उनके बीच ही जाना है। तो उन्होंने लोगों से कहा कि तलवार के सहारे रहना ही हमारा भाग्य है। हमें कभी भी बिना तलवार के रहने का सुख नहीं मिलेगा, जिसको कहते हैं लिविंग बाय द सोर्ड। नेतन्याहू के जाने को अगर हम देखें कि वो चले जाते हैं सरकार से, तो क्या यहाँ की परिस्थितियों में क्या बदलाव नज़र आ सकते हैं? नेतन्याहू साहब की राजनीति का बहुत इस साल पे मतलब असर पड़ेगा। 2026 में अक्टूबर के महीने में वहाँ सरकार नई बननी है। अगस्त या सितंबर में वहाँ इलेक्शंस होंगे। ये अचंभे की बात है कि ये सरकार इजराइल की वो सरकार है जो अपने 4 साल पूरे कर रही है। इजराइल में हर सरकार का कार्यकाल 4 साल का होता है। इस सरकार के होने पर ही अक्टूबर 2023 में इजराइल पे इतना बड़ा हमला होता है। आम दिनों में ऐसी सरकार को 7 दिन में इस्तीफा देना पड़ता इस सिक्योरिटी फेलियर के लिए। पर नेतन्याहू साहब अपने आप में बहुत कमाल के मतलब राजनेता हैं। उस पूरे मतलब झटके के बावजूद भी ये अपनी सरकार को टिका पाए, सरकार नहीं गिरी। मुझे निजी तौर पे नहीं लगा था कि ये 1 साल भी निकाल पाएंगे इजराइल के अंदर। कोएलिशन से बनी हुई सरकार। हाँ, मैं 2023 में इजराइल में ही था जब ये हमला हुआ। अच्छा। मैंने इस लड़ाई का शुरू का 1.5 साल वहीं भुगता है। अक्टूबर 7, 2023 को मैं इजराइल में ही था, और उसके बाद भी मैं साल भर बना रहा। और मुझे पक्का लगा था कि ऐसी तो घटना कभी इजराइल के इतिहास में हुई नहीं। नेतन्याहू साहब तो इसको कभी मतलब डिफेंड कर ही नहीं पाएंगे। पर युद्ध हमास के साथ एक लंबी लड़ाई चली, और चूंकि उनके जो लोग किडनैप हुए थे वो मतलब छूट नहीं पाए, तो पूरा देश एक तरह से अक्टूबर 2023 की घटना को मतलब वो कहते हैं ना, एक घटना के ख़त्म होने के बाद फिर इंसान उसका रुख करता है कि क्या हुआ। वो पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं जब तक कि बंदी वापस नहीं आए। पूरा देश उस लड़ाई को 2 साल तक लड़ता रहा जब तक बंदी लौटे नहीं। तब तक नेतन्याहू साहब की लड़ाई काफ़ी जगहों पे कामयाब भी हुई। गाज़ा में सबसे बड़ी कामयाबी मिली उनको लेबनान में, जब उन्होंने हिजबुल्लाह को हराया, और दूसरी कामयाबी मिली सीरिया में जब असाद साहब की रिजीम फॉल हो गई। तो एक जियोपॉलिटिकल
ऐसा चेंज हुआ जो इजराइल के हित में चला गया, नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से। आपने शुरू में पूछा था नेतन्याहू साहब की राजनीति किस पायदान पे टिकी है। कैपिटलिज्म, नेशनलिज्म, ये तो दो हैं। जो तीसरा उनका सबसे बड़ा पायदान है वो है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी हॉक। हाँ, उनको ना उनका जो निक नेम है वो वैसे तो है बीबी, क्या है? बीबी, BIBI। वहाँ के कल्चर में अरब लीडरों को भी निक नेम होते हैं और यहूदियों के भी होते हैं। अच्छा। जैसे महमूद अब्बास जो फ़लस्तीनियन लीडरशिप है, उनका नाम है अबू माजन। तो उनका जो असल निक नेम है वो है मिस्टर सिक्योरिटी। टाइम मैगजीन ने एक वक्त में इसी टाइटल से उनको कवर स्टोरी पे छापा था कि इजराइल का जो एक मिस्टर सिक्योरिटी है वो नेतन्याहू है। नेतन्याहू पे लोग अंधा यकीन करते हैं और वो अभी भी करते हैं, 23 के हमले के बाद भी, क्योंकि उनको ये लगता है कि चलिए वो तो चूक हुई, पर उस चूक में हो सकता है मिलिट्री ज़्यादा जिम्मेदार थी, वो तो प्राइम मिनिस्टर थे, इंटेलिजेंस का फेलियर था, जो बॉर्डर फोर्स थी उसका फेलियर था। तो उस गड़मगड़ में ना, क्योंकि इजराइल में इंक्वायरी तो हुई नहीं है, एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी की अभी भी डिमांड चल रही है, पर नेतन्याहू साहब ने वो काम होने ही नहीं दिया। तो वो एक बड़ा असमंजस बना हुआ देश में कि अक्टूबर 2023 में असल जिम्मेदार था कौन। खैर, इस पूरे दौरान नेतन्याहू की जो दूसरी कामयाबियां हैं, अब जैसे ईरान के साथ लड़ाई है, जून में जो लड़ाई थी उसका नेतन्याहू को बड़ा राजनीतिक फायदा हुआ। ये लड़ाई, इस ईरान के युद्ध में बहुत बड़ा इजराइल का मत है कि ये होनी चाहिए थी, क्योंकि ईरान ने उनको वाकई में एक बहुत तरह से एग्जिस्टेंशियल फियर में रखा। तो नेतन्याहू साहब जब अब अगस्त सितंबर में जाएंगे तो मुझे लगता नहीं कि वो हारेंगे, वो जीत जाएंगे। बट आखिरी सवाल, हाउ करप्ट इज बेंजामिन नेतन्याहू? करप्शन के बहुत चार्जेस हैं। अब देखिए, उस पर फैसला आना है। पर करप्शन इजराइल की राजनीति का बड़ा दुख रहा है। अगर आप इजराइल की कामयाबियाँ गिने, जैसे उसे स्टार्टअप नेशन भी कहते हैं, उसकी ड्रिप इरिगेशन भी है, उसकी तमाम तरह की मतलब साइंटिफिक डिस्कवरीज हैं, उसकी एक बड़ी कमजोरी भी है करप्शन। इजराइल की राजनीतिक व्यवस्था में करप्शन हमेशा रहा है। अच्छा। और इजराइल की कानून व्यवस्था भी बड़ी मजबूत रही है। उन्होंने एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को रियल एस्टेट करप्शन में जेल तक भेज दिया था। इहुद ओलमर्ट है। नेतन्याहू साहब पे चार्जेस हैं ब्राइबरी के, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के, कि भाई आपने अपने ऑफिस का जो एक ट्रस्ट होता है वो तोड़ा है। आपने बहुत बड़े कॉरपोरेट रियल एस्टेट लोगों से पैसा लिया है और उस पैसे के एवज में उनका एक पॉलिटिकल फ़ायदा आपने पहुंचाया है। उसमें सिगार और शैम्पेन की बॉटल्स भी शामिल है। जब डोनाल्ड ट्रंप इजराइल गए थे अभी, तो उन्होंने इजराइल की पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि किसको फिक्र है सिगार और शैम्पेन की, ये क्यों तमाशा हो रहा है नेतन्याहू के खिलाफ, ये कोर्ट की कार्रवाई बंद होनी चाहिए। अभी 5 दिन पहले उन्होंने कहा कि इजराइल के राष्ट्रपति को शर्म आनी चाहिए कि अभी तक उन्होंने मेरा कहा काम नहीं किया। मैंने कहा था कि नेतन्याहू को माफ़ कर दो। भाई, प्रेसिडेंट माफ़ कर सकता है। उन्होंने उसी दिन 6 महीने 8 महीने पहले कहा। 4 दिन पहले उन्होंने बड़ा अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज में कहा दैट ही इज़ अ डिसग्रेस। वो मना क्यों नहीं करते? मैं नेतन्याहू को ईरान पे पूरा ध्यान देना चाहता हूँ और वो बेचारे ट्रायल के लिए 3 दिन कोर्ट जाना पड़ता है उनको। जाना पड़ता है 3 दिन। तो राष्ट्रपति माफ़ कर सकते हैं? राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि नेतन्याहू गुनाह नहीं मान रहे। आप किसी को प्ली डील कब देते हैं? जब आप कहते हैं साहब मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दें। तो आज से 2 महीने पहले नेतन्याहू ने ट्रंप की इस दखल के बाद एक लेटर लिखा अपने राष्ट्रपति को कि साहब ये मेरे ऊपर कोर्ट के चार्जेस हैं, पर देखिए ये सब साजिश है इन कोर्ट वालों की मेरे खिलाफ। तो राष्ट्रपति और जो लीगल अथॉरिटीज़ वो ये कहती हैं कि माफ़ी देना भी अपने आप में मुश्किल काम है। आप माफ़ी दें भी किसको? जो अगला कह रहा है कि साहब मैंने गुनाह तो नहीं किया है, पर आप मुझे माफ़ कर दें। और अब जब वो पेशी पे जाते हैं हर सप्ताह 3 दिन, उन्होंने हमास की लड़ाई में बहुत बार कहा कि अरे साहब 3 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं, आप मुझे 1 दिन बुलाइए। कोर्ट ने कहा नहीं। बीच बीच में उनको छूट मिलती रही, पर वो पेशी पे जाते हैं। बट ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है आने दिनों में, क्योंकि इस इलेक्शन के पहले अगर नेतन्याहू के खिलाफ कोई फैसला आता है या अब इजराइल के राष्ट्रपति किसी तरह की प्ली डील पे साइन करते हैं, तो उसमें होगा क्या इजराइल के भीतर? क्योंकि इजराइल के भीतर नेतन्याहू के खिलाफ
इस करप्शन ट्रायल को लेके ना बहुत बड़ा एक मूवमेंट खड़ा है।